जैसा कि हमने कहा कि केटरूडा जो है ड्रग फॉर कैंसर है, कैंसर की बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है, लेकिन यह मेडिसिन बहुत ही महंगी है, राइट। और इसके 100 mg जो मेडिसिन है उसका प्राइस लगभग 1.5 लाख पड़ता है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए 100 mg मेडिसिन का प्राइस 1.5 लाख पड़ता है, और 3 वीक के अगर मरीज को दिया जाता है तो लगभग 200 mg हमें मेडिसिन देनी पड़ती है 3 वीक का जो डोज होता है। तो इस तरह से केटरूडा इतनी महंगी है कि कैंसर के इलाज में प्रभावशाली तो है, लेकिन इसके इलाज में 10 लाख से ज़्यादा पैसा लग जाता है केवल एक मेडिसिन के खर्च पर। और चूंकि यह महंगी दवा है, इसलिए भारत में क्या हुई कि भारत में जैसे चंडीगढ़ में रिसर्च में आया, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में जो है, या गुड़गांव के भी कई इम्पॉर्टेंट जो हॉस्पिटल हैं, तो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारिका में भी एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पर इस मेडिसिन के एक तरह से जालसाजी के संदर्भ में आया। जालसाजी क्या करते थे लोग कि ओरिजिनल जो मेडिसिन मंगाई जाती थी और ओरिजिनल मेडिसिन के जो वायल है, जो बॉक्स है, उसमें अगर दवा यूज़ हो गया तो उससे वायल और बॉक्स को संग्रह करके और उसमें फेक मेडिसिन डाल करके और फिर दूसरे मरीजों को कम मूल्य पर जो है ये मेडिसिन प्रोवाइड की गई, और इस कारण से कई मरीजों की मौत भी हुई। एक बहुत बड़ा इथिकल मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इथिकल प्रॉब्लम रही है, तो इस कारण से ये चर्चा में रही है। अब देखिए कि केटरूडा जो है कैंसर जैसी बहुत ही घातक बीमारी का इलाज कैसे करता है। तो आप पहले समझिए कि जो कैंसर है, कैंसर जैसा बीमारी की जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है ना। इसके क्या कारण है, कैंसर का क्या कारण है। पहला तो आपको ये जानना है कि इसका कारण क्या है, और कारण को बहुत सिंपली आपको जानना है कि कैंसर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीन है हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी में जो जीन है इसको हम कहते हैं अंकोजीन, है ना। तो अंकोजीन जो है, अंकोजीन हमारे बॉडी में क्या होती है, जनरली क्या होती है, इनएक्टिव होती है। और ये इनएक्टिव होती है तो हम कैंसर से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अंकोजीन जो है एक्टिव हो जाती है, यानी हमारी बॉडी में जो अंकोजीन विद्यमान है ये शिथिल है, इनएक्टिव है, तो हम कैंसर से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम सभी के बॉडी में अंकोजीन है, लेकिन अंकोजीन जब एक्टिव हो जाती है तो व्यक्ति कैंसर से प्रभावित हो जाता है। और कैंसर से प्रभावित होने पर होता क्या है कि हमारे सेल का अनवांटेड ग्रोथ होना शुरू होता है, सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है, और जो अनवांटेड ग्रोथ हो रहा, डिफेक्टिव जो सेल है, वह सेल दूसरे सेल पर इन्वेड कर रहा और उसको भी डिफेक्टिव बना रहा, और अल्टीमेटली इसके कारण व्यक्ति की मौत होती है। तो अंकोजीन एक्टिव कैसे होता है, चूँकि ये इनएक्टिव रहेगा तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अंकोजीन एक्टिव हो गया यानी तो फिर वह व्यक्ति कैंसर से प्रभावित हो जाता है। और कैंसर से प्रभावित अगर कोई व्यक्ति होता है तो पहला चीज़ आपको समझना है कि अंकोजीन क्यों एक्टिव हो जाता है, क्या वजह है इसके एक्टिव होने की। तो इसकी मल्टीपल कारण हैं। मल्टीपल कारण का मतलब है कि एक तो ये एनवायरनमेंट के चलते भी एक्टिव हो जाता है, यानी एनवायरनमेंट में अगर रेडिएशन है ना, जैसे रेडिएशन में आप देखिए कि चाहे केमिकल रेडिएशन हो चाहे एटॉमिक रेडिएशन हो, ये दोनों तरह के रेडिएशन जो है हमारे इन्वायरमेंट में विद्यमान होते हैं, और इस रेडिएशन के कारण जो है
हमारा ऑन्कोजिन एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो जाता है तो हम कैंसर से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा कि सूरज का अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है, उसके रेडिएशन से भी ऑन्कोजिन एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हम स्किन कैंसर से प्रभावित होते हैं। तीसरा कि कई चीज़ जो आपके फूड बिहेवियर जो है, जैसे आजकल जो हम लोग फूड ले रहे हैं, उस फूड में कई तरह के रेडिएशन के तत्व भी रहते हैं, उससे भी हमारा ऑन्कोजिन एक्टिव हो जाता है। और ऑन्कोजिन जब एक्टिव हो जाती है तो हम कैंसर से प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि जैसे तंबाकू का आप सेवन करते हैं, तो आप ये सुनते होंगे कि तंबाकू का जो सेवन करते हैं उनमें माउथ कैंसर हो जाता है। दरअसल वो एक्चुअली क्या करता है हमारे बॉडी में कि केमिकल रेडिएशन करता है, और केमिकल रेडिएशन जो करता है जिसके कारण हमारा ऑन्कोजिन एक्टिव हो जाता है, और ऑन्कोजिन एक्टिव हो जाता है तो हम कैंसर से प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि कई बार किसी प्रकार के इन्फेक्शियस या इन्फेक्शन जो है, संक्रमण जो है, जैसे वायरस का संक्रमण हो, बैक्टीरिया का संक्रमण हो, उससे भी जो है एक तरह से ऑन्कोजिन एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो जाता है तो व्यक्ति कैंसर से प्रभावित हो जाता है। उसमें अनवांटेड सेल का ग्रोथ होना शुरू करता है, क्योंकि जो जीन रेस्पॉन्सिबल है हमारे अनवांटेड सेल को कंट्रोल करने के लिए, यानी सेल का जो ग्रोथ हो, हमारे बॉडी में जो कोशिकाएं हैं उनका ग्रोथ जो हो वो कंट्रोल होती है। और इसी तरह से कंट्रोल वे में अगर सेल का फॉर्मेशन होता है, ग्रोथ होता है, तो हम इससे प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही ऑन्कोजिन एक्टिव होता है तो जो जीन जो है हमारे सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, वो अब उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और व्यक्ति कैंसर से प्रभावित हो जाता है। और कैंसर जो है, भारत में लगभग 15 लाख लोग जो है कैंसर से प्रति वर्ष प्रभावित हो रहे हैं। ये बहुत घातक बीमारी रही है। अब कैंसर की एक तरह से क्या है कि अगर आप डायग्नोसिस करने जाते हैं तो डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच करना, है ना। कैसे जांच करेंगे, तो इसके जांच के लिए हमारे पास कई ऑप्शन है। ब्लड टेस्ट, कई बार ब्लड टेस्ट से भी थोड़ी सी इसकी संभावना की जानकारी मिलती है। ब्लड टेस्ट के बाद अगर आप बात करें तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्टीमेटली फाइनली जो है बायोप्सी के द्वारा कैंसर को फाइनली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि यह व्यक्ति जो है कैंसर से प्रभावित हैं। जब भी हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो डायग्नोसिस के बाद जो होता है हमारा पक्ष होता है ट्रीटमेंट का, कि हम ट्रीटमेंट कैसे करें। कैंसर का ट्रीटमेंट का ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, तो हम लोग रेडियो थेरेपी करते हैं, राइट। तो रेडियो थेरेपी के अंतर्गत जो है, जो सिस्टम डेवलप किया गया है उसमें कुछ कमियां हैं। उसमें कमी क्या है कि रेडियो थेरेपी के माध्यम से हम जिस कैंसर प्रभावित सेल को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं उसकी अतिरिक्त कुछ स्वस्थ सेल भी उससे प्रभावित होता है। उसी तरह से कीमोथेरेपी है ना। कीमोथेरेपी के अंतर्गत हम कई अलग अलग प्रकार की मेडिसिन देते हैं। और तीसरा इम्यूनोथेरेपी है, और इम्यूनोथेरेपी के अकॉर्डिंग ही मर्क जो कंपनी है उसने केटरूडा नामक मेडिसिन का डेवलपमेंट किया है। देखिए इम्यूनोथेरेपी का बेसिक चीज़ क्या है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है ठीक ढंग से काम करे, उसको एम्पावर किया जाए, तो वो कैंसर से जो प्रभावित हमारे सेल हैं उसको ठीक कर सकता है। आप जानते होंगे कि इम्यून सिस्टम में दो प्रकार का सिस्टम है, एक टी सेल इम्यूनिटी है, एक बी सेल इम्यूनिटी है। टी सेल इम्यूनिटी क्या करता है कि रिकॉग्नाइज करता है ना, कि कौन कौन फॉरेन एजेंट हमारे बॉडी में हैं, या हमारे बॉडी में किस तरह की गतिविधियाँ, कोई बीमारी अगर डेवलप हो रही है तो उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, उसको सप्रेस भी कर सकता है, उसको किल भी कर सकता है। जब यह ऐसे करने में सक्षम नहीं होता, यानी बी सेल
इम्यूनिटी को सूचना देता है और वो बी सेल इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है और उस एंटीबॉडी के निर्माण के माध्यम से जो है उस बीमारी का इलाज इन जनरल नेचुरल रूप में हमारे शरीर में किया जाता है। लेकिन जब कोई कैंसर प्रभावित है और उस कैंसर प्रभावित व्यक्ति को केटरूडा जो कि इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से इलाज करता है, यानी इसका जो मैकेनिज्म है ये डेवलप किया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये एक तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। इसकी बनाने का सिस्टम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है और इस कारण से भी ये महंगी होती है। तो ये इम्यून सिस्टम जो हमारा है उस इम्यून सिस्टम को ये इन्हांस करता है और इम्यून सिस्टम को इन्हांस करके रोगी को ठीक करता है। इसके अलावा कैट एक और सिस्टम हमने डेवलप किया है, अभी प्रोसेस में है। इसके अलावा कुछ प्रोसेस ये है कि इसका वैक्सीन का डेवलपमेंट कर लिया जाए। तो दरअसल इसमें जो केटरूडा जैसे मेडिसिन जो हैं ये बड़ा ही प्रभावशाली हैं और इसीलिए इससे मेडिसिन का डिमांड बहुत रहता है। लेकिन चूँकि ये मेडिसिन बहुत महंगी है और आम आदमी के बस में नहीं है और दूसरा कि भारत जैसे देश में जहां हमने कहा कि केटरूडा का किस तरह से एक फेक केटरूडा के नाम पर मरीजों को जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल हैं उसमें वैसी दवाई दी गई और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। तो इसको रोकने के लिए हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो सर्विलेंस होनी चाहिए इस दवा के, उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। और ये दवा जो है सस्ते में उपलब्ध हो इसके लिए भारत में सरकार भी काम करी और कई फार्मासिस्ट कंपनियां भी काम कर रही है कि इसके जेनेरिक दवा का डेवलपमेंट कर लिया जाए, क्योंकि 2028 में जाकर के जो मर्क एंड कंपनी जो है उसका पेटेंट जो है वो पेटेंट समाप्त होने वाला है और समाप्त होगा तो तब तक हम इस दवा का एक जेनेरिक दवा डेवलप कर लें। और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जेनेरिक दवा डेवलप करने से 70% इसके प्राइस में कमी आ जाएगी और तब हम कैंसर के इलाज में ज़्यादा सक्षम होंगे। लेकिन कैंसर से अगर बचना है तो क्या उपाय है? हमें रेडिएशन से बचना चाहिए, पहला चीज़। यानी इन्वायरमेंटल जो रेडिएशन है, केमिकल रेडिएशन हो, एटॉमिक रेडिएशन हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, पॉल्यूशन को हमें कम करना है। और पॉल्यूशन को कम करेंगे तो एक तो इससे बचेंगे, दूसरा कि खान पान के संदर्भ में जो हमारा बिहेवियर में बहुत चेंज आया है उसमें भी बदलाव लाना है, क्योंकि जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसका हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और जैसे तंबाकू हो या इस तरह के जो आदतें हैं उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, तभी जाकर के कैंसर जैसे बीमारी का प्रभावशाली एक तरह से इलाज हम लोग कर सकते हैं, अपने सोसाइटी को इससे मुक्त कर सकते हैं। थैंक यू।